हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का टॉपिक है। इसमें क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो जितने सारे भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। पहले मैं छोटा सा ब्रीफ में बता देता कंपोजिट नंबर क्या होता। तो सबसे पहले अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं तो कंपोजिट नंबर होता है अ नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। तो जिस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। द लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। द लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो 4 जो है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। मीन्स कि अगर कंपोजिट नंबर की शुरुआत करनी है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? तो कंपोजिट नंबर को हम 4 से शुरू करेंगे। अगला कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो 4 के बाद नेक्स्ट कंपोजिट नंबर 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा, देन 11 नॉट देन 12 देन 14। इस तरीके से आगे के नंबर्स जो होंगे वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होंगे। अगर कोई पूछेगा कि 4 कंपोजिट नंबर क्यों होगा, तो 4 इसलिए कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि इसके दो फैक्टर होंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो 4 के सिर्फ दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 2 और एक फैक्टर है 4। मीन्स कि वैसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो 4 इसलिए कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है। अगर मैं 6 की बात करूं तो पहला फैक्टर इसका 1 है, दूसरा फैक्टर इसका 2 है और तीसरा फैक्टर इसका 3 है। तो ये भी किस तरह का नंबर है? इट्स ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज ऑल्सो मोर देन 2 फैक्टर। एक और आप फैक्टर ऐड कर सकते हो, दैट इज द 6। तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। तो दिस नंबर इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। अगर मैं सिमिलर वे में 8 की बात करूँ तो 8 के पास भी 1 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 4 है और इसके पास भी 8 है। तो जो 8 है इसके भी कितने फैक्टर्स हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उस नंबर को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब आप ध्यान से अगर देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा और उसके जो फैक्टराइजेशंस होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से फैक्टर्स आएंगे? प्राइम फैक्टर्स आएंगे। तो मैं इसको एग्जाम्पल से समझता हूँ। तो अगर मैं एग्जाम्पल से समझने की बात करूँ तो जैसे सपोज करो कि हमने एक नंबर ले लिया लाइक 128। अब 128 जो नंबर है, इस नंबर को मैं क्या करता हूँ? किसका प्राइम फैक्टर निकालता हूँ। ये नंबर कैसा है? तो 128 एक कंपोजिट नंबर है। तो 128 कैसा नंबर है? एक कंपोजिट नंबर है। तो 128 का अगर मैं फैक्टर निकालने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 64 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 16 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा। देन यहाँ पे 4 आएगा। देन यहाँ पे 2 2 जा 4 आएगा एंड देन यहाँ पे 1 आएगा। तो आप क्या यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? यहाँ पे 128 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 128 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 2 रेज टू दी पावर 7। तो 2 कैसा नंबर है? तो आपको पता है कि 2 एक प्राइम नंबर से। और आपने क्या देखा कि हमने 128 को जो कि कंपोजिट नंबर था, इस नंबर को हमने किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया? प्राइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, जिसका आंसर क्या आया? 2 रेज टू दी पावर 7 आया। तो यहाँ पे वही लिख रहा है कि द फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टेल्स दैट इफ एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो 100% यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या होता है कि 2 रेज टू दी पावर 7 आंसर ही पॉसिबल है। इसके बाद इसका कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता है। कोई ये नहीं कि कोई और नंबर से पावर कुछ कर देगा तो इसका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि एक यूनिक नंबर है।
तो यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली वन, जिसका आंसर वन एंड ओनली वन पॉसिबल हो, उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो हर एक नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशंस कैसे निकालते हैं। तो नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशंस के लिए अभी हम सीखते हैं कि सबसे पहले 140 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो 140 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले मुझे 140 को लिखना होगा, और 140 को जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मुझे पता है कि लास्ट का जीरो है। जीरो क्या होता है? जीरो का मतलब होता है इवन नंबर। जिसके भी लास्ट में बेटा इवन नंबर आता है वो नंबर 2 के टेबल से डिविजिबल होता है। इसका मतलब कि 100% 140 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको छोटी सी बात याद रखना है कि जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, जिस नंबर के लास्ट में 2 हो, जिस नंबर के लास्ट में 4 हो, जिस नंबर के लास्ट में 6 हो और जिस नंबर के लास्ट में 8 हो, तो जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, इस तरीके के नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप क्या देख पा रहे हो कि 140 के लास्ट में 0 है, इट मीन्स कि ये 2 के टेबल में है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे 70 आएगा, फर्दर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 35 आएगा, फर्दर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 7 आएगा, और 7 से डिवाइड करता हूं तो 1 आएगा। तो अगर कोई पूछेगा कि 140 को हम किस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हो कि 140 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और किस तरीके से मैंने फैक्टराइजेशन किया आप इसको घर पे प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 156। अगर मैं 156 की बात करूं तो 156 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे आएगा 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अगर मैं फर्दर 2 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, अभी मैं बता चुका हूं कि जिसके भी लास्ट में इवन नंबर है वो सारे के सारे नंबर 2 के टेबल में होते हैं। आपको वहां पे कुछ दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 3 जा 6 आएगा एंड 2 9 जा 18। अब इस 39 को मैं डिवाइड करता हूं 3 से, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 13 आएगा, फिर 13 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा। इट मीन्स कि 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 156 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अगर 2 बार 2 आ रहा है तो आप पावर एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़े होगे, एक्सपोनेंशियल पावर्स के रूल से हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इन दोनों को लिख देंगे इंटू 13 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आ गया कि जो कंपोजिट नंबर था इसको हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 3825। तो अगर मैं 3825 की बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि ये नंबर के लास्ट में इवन नंबर है क्या। तो इसके लास्ट में इवन नंबर नहीं है, इट मीन्स कि ये 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है कि इन सभी नंबर को प्लस करके चेक करेंगे। तो इन सभी नंबर को प्लस करेंगे और इसका जो सम है अगर वो 3 के टेबल में है, इट मीन्स कि ये भी नंबर 3 के टेबल में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3 + 8 + 2 + 5 करते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूं कि 8 में 2 को ऐड कर रहा हूं तो 10 आएगा, 10 + 5 15, 15 + 3 18। हाँ, 18 जो है वो 3 के टेबल में है। तो अगर 18 3 के टेबल में है, इट मीन्स कि जो नंबर दिया गया है वो भी 3 के टेबल में। आप डायरेक्टली 5 से भी कर सकते हो, बिकॉज 5 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन सबसे पहले छोटा नंबर हमें 3 मिल रहा है तो मैं सबसे पहले 3 से ही डिवाइड कर देता। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अब मैं फिर से इस नंबर को चेक करूंगा कि क्या ये भी नंबर 3 के टेबल में है। तो ये नंबर 3 के टेबल में है या नहीं है, कैसे डिसाइड होगा? तो इन चारों नंबर का सम कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1 + 2 + 7 + 5 कर लेते हैं। तो अगर इन सारे नंबर को ऐड करेंगे तो 5 7 2 + 1 3 आएगा, 7 + 3 10 होगा, 10 + 5 15 आएगा। तो हाँ, डेफिनेटली 15 भी 3 के टेबल में है, इट मीन्स कि ए भी नंबर 3 के टेबल में है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब फर्दर मुझे चेक करना है कि क्या ए नंबर 3 के टेबल में है। तो मैं 4 को 2 को और 5 को ऐड कर लेता हूं। तो मैं क्या देख रहा हूं कि 4 + 2 6 होता है, 6 + 5 11 होगा। तो 11 नॉट इन द टेबल ऑफ 3, ये 3 के टेबल में नहीं होगा, इट मीन्स कि ये 3 से डिविजिबल तो नहीं होगा। तो लास्ट में मुझे 5 दिख रहा है। तो 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो या किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो तो ये नंबर डेफिनेटली किसके टेबल में आता? तो ये नंबर 5 के टेबल में आएगा। तो अब इसके नंबर के लास्ट में क्या आपको दिख रहा है? इस नंबर के लास्ट में 5 दिख रहा है, इट मीन्स कि ये नंबर किसके टेबल में है? ये नंबर 5 के टेबल में। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 5 8 जा 40 और 25 कैरी होगा तो 5 5 जा 25।
अब ये नंबर 5 के टेबल में है, 85 भी 5 के टेबल में है क्योंकि ये भी लास्ट में 5 है, तो आप यहाँ पे 5 लिखोगे तो 17 5 जा 85, तो यहाँ पे 17 लिख लेंगे और 17 1 हो जाएगा क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है। तो 17 को हम 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं, कोई इसके नीचे का नंबर है ही नहीं जिससे कि मैं डिवाइड कर पाऊँ। तो मैं 3825 को कैसे लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर और यहाँ से हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर और देन लास्ट में हमने क्या लिख दिया 17। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, डन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको प्रैक्टिस करना खुद से। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपना फोर्थ, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब फोर्थ की बात करते हैं 5005। तो 5005 करते हैं तो सबसे पहले तो ये 2 के टेबल में नहीं है क्योंकि 2 के टेबल में होने के लिए लास्ट में क्या क्या चाहिए, 0 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए और 8 चाहिए, बट इनमें से कोई भी नंबर लास्ट में नहीं है। इसका मतलब कि ये 2 के टेबल में नहीं है। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये 3 के टेबल में है। तो 3 के लिए सभी नंबर को ऐड करेंगे, तो अगर मैं सभी नंबर को ऐड करता हूं तो मेरा आंसर 10 आएगा। अगर 10 आ गया तो 10 3 के टेबल में नहीं है, तो अगर 10 3 के टेबल में नहीं है इट मीन्स कि ये जो नंबर दिए गए हैं वो भी 3 के टेबल में नहीं है। तो अब मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 5 1 जा 5 00 और यहाँ पे आ गया 1। अब 1001 किसके टेबल में है, ये ना 2 के टेबल में है, ना 3 के टेबल में है, ना 5 के टेबल में है, मीन्स कि फर्दर हमें चेक करना पड़ेगा आगे के प्राइम नंबर से। तो 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 7। तो मैं इसको 7 से चेक करता हूँ, तो अगर मैं 7 से इसको चेक करता हूँ तो 7 1 जा 7 और यहाँ पे 30 आएगा, 7 4 जा 28 और यहाँ से 2 1 आ जाएगा, 7 3 जा 21। तो डेफिनेटली ये कैंसिल हो गया 143 से। तो अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 143। अब मुझे चेक करना है कि क्या 143 7 के टेबल में है, तो नहीं होगा क्योंकि 7 2 जा 14, तो इसका 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो ऐसे ही हमें दिख रहा है कि 7 के टेबल में नहीं है। इट मींस कि 143 को और आगे बढ़ के चेक करेंगे तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है 11, तो 143 को 11 से चेक करते हैं। तो अगर मैं 11 से 143 को डिवाइड कर रहा हूं तो आप क्या देख पा रहे हो कि 1 टाइम में 11 आ गया, देन 33 एंड 11 3 जा 33। तो डेफिनेटली ये 13 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। मीन्स कि अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे 13 आएगा और मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि 500 को 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूं 5 × 7 × 11 × 13। तो इस तरीके से मैंने 5005 को रिप्रेजेंट कर लिया। अब आगे आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो क्या है 7429। तो अब देखते हैं 7429 को हम किस तरीके से फैक्टराइज करने वाले हैं। तो 7429 की बात करें तो यहां पे हमने लिख लिया 7429। तो 7429 को करने के लिए मुझे थोड़े आगे नंबर्स चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 7429 जो है वो 2 के टेबल में नहीं होगा, 3 के भी टेबल में नहीं होगा, 7 के भी टेबल में नहीं होगा, 5 के भी टेबल में नहीं होगा, 11 के भी टेबल में नहीं होगा। तो मैं इसको क्या करता हूं कि 17 से चेक करके देखता हूं क्या ये 17 के टेबल में है क्या। तो अगर मैं 17 से चेक करता हूं 7429 को, तो आप बताओ 17 2 जा 34, 17 4 जा क्या होगा। तो 17 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 4 जा 28 कैरी 2 एंड 4 + 2 6, तो इसका आंसर आ रहा है 68। अब आगे आप अगर 5 से बढ़ते हो तो 17 5 जा कुछ और होगा। इट मीन्स कि आपको क्या करना होगा कि 17 को 4 से मल्टीप्लाई करके 68 लिखना होगा। तो सबसे पहले हमने 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे 68 मिला, और इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो 14 - 8 मुझे 6 मिलेगा, और 6 - 6 0 हो जाएगा। फिर ऊपर से कॉपी करता हूँ 2। अब 17 3 जा जाएगा क्योंकि 4 में तो 68 आ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं 3 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 17 3 जा क्या होगा 51 होगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो 2 - 1 1 एंड 6 - 5 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 आ गया। क्या 17 के टेबल में 1 1 9 है, तो 17 को आप 7 से मल्टीप्लाई करके देखो। तो 17 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 7 7 जा 49 कैरी 4 एंड 7 + 4 11। तो इसका आंसर क्या आ गया 119। तो अगर 119 आ गया इट मीन्स कि हाँ ये टेबल में है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता, और यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा 119, तो रिमाइंडर हमारी क्या आ गए 0 आ गए। तो मैंने आपको क्या बोला था कि इस नंबर के लिए स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको चेक करना है। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, तो जो लास्ट इसके 5th वाले क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप आगे बढ़ते जाओगे तो पेशेंस को अगर आप लूज कर दोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको चेक करना है। तो जैसे ही आप 17 से चेक करोगे तो नंबर डिविजिबल होगा। तो अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, तो 17 से डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर मिल गया यहां से 437। अब देखो नेक्स्ट नंबर जो 437 है,
क्या ये 17 के टेबल में होगा? तो 17 से न चेक करके मैं इसको 19 से चेक करके, एक बार 19 से चेक करके देखता क्या ये 19 के टेबल में है या नहीं है। तो अगर मैं इसको 19 से चेक करने की कोशिश करूं तो 19 से कैसे चेक करेंगे, आप यहां पे ध्यान दो। अगर मैं 19 से इसको चेक करूं तो 19 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप इसको डिवाइड करके चेक करो, थोड़ा सा नंबर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आपको वहां पे रफ वर्क करना होगा। तो 19 से 437 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 19 टू जा 38 यहां पे आएगा, और इसको माइनस करोगे तो यहां से 57 आ जाएगा, और 19 3 जा 57 आएगा, तो यहां से आपकी रिमाइंडर 0 आ गई। इट मीन्स कि इस नंबर को अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 23 मिलेगा, और 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे मुझे 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस नंबर का जो प्राइम फैक्टर हो गया 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो इस तरीके से हमने 7429 को भी फैक्टराइज कर लिया। और ये जितने सारे भी नंबर्स दिए गए हैं ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं? ऑल दीज आर द कंपोजिट नंबर। और इन हर एक कंपोजिट नंबर्स को हमने किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। यही हमें क्या बताता था? अरिथमेटिक थ्योरम। यही हमें क्या बताता था? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यही स्टेटमेंट का कि हर एक कंपोजिट नंबर को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करता हूं, फैक्टराइज करता हूं, तो हर फैक्टर्स के जो नंबर्स आएंगे वो हमारे प्राइम नंबर्स आएंगे। थैंक यू।